था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, क्यों होता है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उनके पाथ में चेंजेस क्यों आ जाती है, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में देख ली। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, इस वीडियो में हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे जिसे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ये केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या है, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, और यहाँ पर क्या है, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो आप इन दोनों फिगर में एक चीज कॉमन देखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे। क्या क्या चीजें हैं, 3 चीज यहाँ पे भी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे। ये तीनों ही लाइन क्या है, एक ही प्लेन पर वाक़े है, इसलिए इस लॉ का पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे आर कोप्लानर, यानी ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन पर है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने ये सीखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होते। क्लास 10 के मैथमेटिक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वहां पर आपने बहुत सारे टर्म सीखे होंगे लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़ लिया है। तो उन्हीं में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन। तो हम लोग सेकेंड लॉ क्या देखेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन remains constant. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction remains constant. जब हम लोग sin i by sin r निकालते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट मिलता है। लाइक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा जैसे कि 1.5, 1.33, 1.4, 2.4, इस तरह का कुछ नंबर मिलेगा। और ये लॉ, ये सेकेंड लॉ स्नेल नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए हम इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और ये कांस्टेंट टर्म ये मीडियम पर डिपेंड करता है, जैसा मीडियम होगा वैसे ही हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगा। इस कांस्टेंट टर्म का भी नाम है और वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों, स्नेल्स लॉ से हमारे पास एक नया टर्म आया और वो नया टर्म क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मीडियम की डेंसिटी को डिफाइन करती है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के हिसाब से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, साइन आई बाई साइन आर। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये चूंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो है इसलिए यूनिटलेस है, लेकिन मैंने आपको भी बताया कि ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी मीडियम की डेंसिटी को डिफाइन करती है। यानी कोई मीडियम डेंसर है या रेयर, ये म्यू के वैल्यू पे ही डिपेंड करती है। जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा वैसा ही मीडियम का डेंसिटी होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 तरह की होती है। अगर हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस और विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालते हैं तब उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। खुद का मीडियम का खुद का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तब हम उसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू 1.33 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 1.5 है। मतलब क्या हो जा रहा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
1.33 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तब हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी ग्लास के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा? किसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं? वाटर का। वाटर के इनिशियल को हम राइट साइड पे रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसे लेफ्ट में रखेंगे। जिसका निकालना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे रखेंगे और वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। ये हो गया 1.33 और ये हो गया 1.5। इसे कैलकुलेट करने के बाद आपको ऑलमोस्ट मिलेंगे, अप्रोक्सीमेट मिलेंगे 0.89। तो ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ग्लास के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रहता है। अब हम सीखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट के बीच कैसा रिलेशन है। एक रिलेशन होता है म्यू इक्वल टू सीवी। म्यू इक्वल टू सी बाई वी। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के दो वेलोसिटी का रेशियो है। एक वेलोसिटी वैक्यूम का है और दूसरा वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर मीडियम का है। तो यहां देखिए ये जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसके वैल्यू क्या होते हैं? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। ये कभी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट है। और ये v का वैल्यू डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, जैसा मीडियम वैसा वेलोसिटी हो जाता है। तो ये वेरिएबल है बट c तो कांस्टेंट है, और जब c कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं वेरीज इनवर्सली विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। यानी म्यू और v के बीच कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। तो हम अगर ये इनवर्स रिलेशन है तो हम इसको कैसे ले सकते हैं? μ1 बाई μ2 इक्वल टू v2 बाई v1। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन न्यूमेरिकल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आप इस इक्वेशन को अच्छे से याद रखें। बच्चों, लाइट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो है डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। लाइट अगर वेव है तो उसके पास वेवलेंथ होगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी होता है और तीसरा स्पीड और वेलोसिटी। एक ही बात है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड मतलब v। तब क्वेश्चन ये है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब हो रही होती है, यानी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल कर रही होती है, तब इन तीनों चीज पर कैसा असर होता है? क्या ये तीनों चीज चेंज होते हैं या नहीं होते? बच्चों, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्यों होता है। डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम चेंज होता है तो लाइट का स्पीड भी चेंज होता है। इस वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी लाइट के पाथ में चेंजेस आते हैं स्पीड चेंज होने की वजह से। इसका मतलब जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है, तब उसके स्पीड में चेंजेस आ जाने की वजह से उसके पाथ में चेंजेस आ जाती है। ये रहा एक मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। मान लेते हैं कि मीडियम 1 रेयर है और मीडियम 2 डेंसर है। ये क्या है? रेयर है और ये डेंसर है। ये है नॉर्मल और ये है इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और चूंकि रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इंसिडेंट मीडियम में इस रे ऑफ लाइट का वेवलेंथ मान लेते हैं λ1 है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगी वो तो चेक करना है कि λ1 ही रहेगी या फिर लैम्डा भी होगा। और वेलोसिटी तो हम जानते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी v2 है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुआ है। ठीक है,
वेलोसिटी तो चेंज हुआ है, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से ही पाथ में चेंजेस आए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो चेंज हुआ, लेकिन क्या ये दोनों चेंज होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी? तो बच्चों आप कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे आगे जाकर के, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि स्पीड और वेवलेंथ दोनों ही चेंज होता है। सिंपल सी बात है, अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ भी चेंज होगा, क्योंकि वेवलेंथ स्पीड डिपेंडेंट होता है। स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है n=v/λ। तो देखिए v भी चेंज हो रही है और लैम्डा भी चेंज हो रही है, लेकिन ये दोनों कुछ इस तरह से चेंज होती है कि इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है तब उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेवलेंथ और स्पीड दोनों चेंज हो जाएगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट मीडियम तो λ1 है और रिफ्रैक्टिव मीडियम में वेवलेंथ λ2 है, और इंसिडेंट मीडियम में अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो क्या आएगा, v1/λ1। इंसिडेंट मीडियम के हिसाब से फ्रीक्वेंसी कितना जाएगा, v1/λ1। और अगर रिफ्रैक्टिव मीडियम में देखें रिफ्रैक्टिव मीडियम में क्या आ जा रहा है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू v2/λ2। ये भी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है और ये भी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे। By comparing equations 1 and 2 we get, इन दोनों को कंपेयर करने से हमें क्या मिलता है, देखिए v1/λ1 इक्वल टू v2/λ2। हमें λ2 की वैल्यू निकालना है, तो λ2 को क्या करेंगे, यहां भेजेंगे और इस पूरे वैल्यू को उस साइड भेज देंगे। λ2 इक्वल टू v2, नीचे क्या आ गया, v1/λ1। अब इसे थोड़ा सजा करके लिखिए, λ2 इक्वल टू v2/v1 इंटू λ1। ये है रिलेशनशिप, λ2 इक्वल टू v2/v1 इंटू λ1। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेवलेंथ्स इन टू डिफरेंट मीडिया। दो डिफरेंट मीडिया में वेवलेंथ के बीच कैसा रिलेशन है, ऐसा हो गया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी के टर्म्स में निकालें, देखिए इसे और आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें बात अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं, थोड़ी देर पहले हमारे पास एक रिलेशन आया था μ1/μ2 इक्वल टू v2/v1, ये मिला था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच इनवर्स रिलेशन होता है। तो देखिए इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे पुट करें, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर यूज कर ले हम, मतलब v2/v1 की जगह में μ1/μ2 डाल दें, तो देखिए क्या आता है। इस इक्वेशन का नाम 3 दे दीजिए। क्वेश्चन 3 से हमें क्या मिलने वाला है, λ2 इक्वल टू v2/v1 की जगह में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाल दें, मतलब μ1/μ2, क्या मिला, λ1। ये μ1/μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। देखिए μ1 ऊपर है, इसका मतलब ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो अगर हम इसको उल्टा करें, रिफ्रैक्टिव मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट मीडियम निकाले तो क्या आएगा, ये λ2 बिल्कुल वैसे रह जाएगा, और इसको देखिए उल्टा कर देते हैं, दैट मीन्स नीचे आके हो जाएगा μ2/μ1 और ये रहेगा λ1। तो ये देखिए, ये जो μ2/μ1 है, μ2/μ1 ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ म्यू से दिखाते हैं। तो हमें क्या मिला, λ2 इक्वल टू λ1/μ। ये है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेवलेंथ्स इन टू डिफरेंट मीडिया।